मान लीजिए किसी कारणवश फादर की प्रेजेंस सफिशिएंटली ना हो, तो उनकी जगह कोई और व्यक्ति अगर वो रोल प्ले करे, वो जिम्मेदारियां उठाए, जैसे दादाजी नाना जी हो सकते हैं, चाचा मामा हो सकते हैं, कोई और मेल फिगर हो सकता है, या फिर मदर ही अगर वो दोनों रोल्स प्ले करे, मदर का भी और एक फादर का भी, तो भी ये कुछ हद तक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। लॉजिक पकड़ के आगे बढ़ना, तो ये एस्पेक्ट जो है ना, ये फादर प्रोग्रामिंग या मेल प्रोग्रामिंग से आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मना मेकर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है इनर चाइल्ड इश्यूज रिलेटेड ही। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनके कारणों के ऊपर बात करेंगे। मतलब जो पिछले वीडियोस जो आपने देखे हैं, तो उसमें हमने अलग अलग इनर चाइल्ड इश्यूज के ऊपर बात की है। हम आगे के कुछ वीडियोस में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो से अभी हम थोड़े उनके कारणों के ऊपर भी बात करेंगे। अभी इनर चाइल्ड इश्यूज जो होते हैं ना, वो प्राइमरीली हमारे मदर या फादर की तरफ से आते हैं। तो उसमें मतलब कैसे कि कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज हमारे फादर की वजह से आते हैं, कुछ मदर की वजह से आते हैं। तो उसमें अभी हम शुरुआत करेंगे पहले फादर साइड से। मतलब जो भी इश्यूज, इनर चाइल्ड इश्यूज हमारे लाइफ में फादर की वजह से आते हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम एक एब्सेंट फादर या एक अनुपस्थित पिता की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो एब्सेंट फादर मतलब क्या कि किसी कारणवश फादर की प्रेजेंस हमारे लाइफ में नहीं हो, या फिर जैसी एक्सपेक्टेड है वैसी ना हो, मतलब एक पॉजिटिव प्रेजेंस ना हो, तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक लड़का और एक लड़की दोनों की ज़िंदगी के ऊपर, ये हम आज के वीडियो से बात करेंगे। तो कुछ वीडियोस हम पहले फादरली इश्यूज के ऊपर ही बात करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा एक एब्सेंट फादर के ऊपर है, कि फादर अगर प्रेजेंट ना हो तो उसे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक फादर की प्रेजेंस से क्या इम्पैक्ट होता है, तो मतलब उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। अभी इसमें फादर या फादरली रोल प्ले करने वाली व्यक्ति दोनों इंक्लूडेड है। तो मतलब अगर मान लीजिए किसी कारणवश फादर की प्रेजेंस सफिशिएंटली ना हो, तो उनकी जगह कोई और व्यक्ति अगर वो रोल प्ले करे, वो जिम्मेदारियां उठाए, जैसे दादाजी नाना जी हो सकते हैं, चाचा मामा हो सकते हैं, कोई और मेल फिगर हो सकता है, या फिर मदर ही अगर वो दोनों रोल्स प्ले करे, मदर का भी और एक फादर का भी, तो भी ये कुछ हद तक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल फादर की जो प्रेजेंस हो सकती है, उसको कंप्लीटली रिप्लेस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये रिप्लेसमेंट ना हो, तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फादर की प्रेजेंस से क्या हो सकता है, कि एक पॉजिटिव प्रेजेंस अगर हमारे लाइफ में फादर की हो तो उसे क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले फादर हमारे लाइफ में गिविंग एस्पेक्ट को डिफाइन करता है। मतलब हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, तो उसमें दूसरों को प्यार दे सकते हैं, दूसरों को अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, दूसरों को एक स्पेस दे सकते हैं, दूसरों को सपोर्ट दे सकते हैं। फिर उसमें आपके चैरिटी और डोनेशंस भी आ गए। तो फाइनेंशियल हेल्प करना, अलग-अलग तरह से हेल्प करना, सपोर्ट करना लोगों को, तो एक गिविंग एस्पेक्ट जो है कि हम औरों को क्या दे सकते हैं, हमारी कंपनी को क्या दे सकते हैं, हमारे देश को क्या दे सकते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट होता है ना हमारे अंदर, वो फादर प्रोग्रामिंग से आता है। अभी जब भी हम फादर या फादरली फिगर की बात करते हैं, तो प्रीडोमिनेटली फादर मतलब मैस्कुलिन एनर्जी आती है, तो मेल एनर्जी। और फादर जनरली प्रोवाइडर होता है। मतलब अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पूर्वज होते थे, मतलब बहुत सदियों पहले जब भी हम जंगलों में रहते थे इंसान, तो वहाँ पे जनरली जो मेल्स होते थे वो बाहर जाते थे और हंटिंग करने के लिए या फिर खाना इकट्ठा करने के लिए, और वो आके घर के जो महिलाएं होती थी उनके हाथ में वो थमा देते थे कि आगे की कार्रवाई आपकी है। तो वो जो प्रोवाइड करने का जो काम है, फैमिली को सपोर्ट करने का जो काम है, वो ट्रेडिशनली मैस्कुलिन फिगर्स लेते थे। तो वहाँ से ये मैस्कुलिन एनर्जी का ये एस्पेक्ट आता है कि वो गिवर होते हैं, वो सपोर्टर होते हैं, वो सैक्रिफाइस भी करते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत है। उसके अलावा मैस्कुलिन एनर्जीज का वो डिफाइन करते हैं। मतलब कैसे कि हम हर एक इंसान के लाइफ में
एक मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है, एक फेमिनिन एस्पेक्ट, मतलब हमारे अंदर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती है। कोई भी इंसान हो, मतलब उसका जेंडर जो भी हो, लेकिन हर एक इंसान के लाइफ में, हर एक इंसान में मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों प्रेजेंट होती है। जो मैस्कुलिन एनर्जीज जो होती है ना, वो हमारे लाइफ में फादर की तरफ से ज़्यादा आती है। तो उसमें सबसे पहले आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो मतलब किसी भी चीज़ में लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकली सोचना, लॉजिक पकड़ के आगे बढ़ना, तो ये एस्पेक्ट जो है ना, ये फादर प्रोग्रामिंग या मेल प्रोग्रामिंग से आता है। अगर ये इम्बैलेंस रहे तो क्या होगा, हम इमोशंस में बह जाने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब क्या कि इमोशंस हमारा कंट्रोल ले लेंगे और लॉजिक जो है ना, वो एक तरह से पीछे पड़ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि अगर लॉजिकल पर्सपेक्टिव ना ले तो हम इमोशंस के चक्कर में गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक्शन टेकिंग एबिलिटी, कि एक्शंस लेते हैं कि नहीं, या फिर जो हम प्लान करते हैं, जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, हम उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं। तो ये भी डिफाइन होता है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से, कि आप बस सोचते ही रहते हो, इमोशंस में अटके हुए रहते हो, या फिर आप आगे भी बढ़ पाते हो। ये डिफाइन होता है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से। नेक्स्ट आता है टेकिंग फर्म स्टैंड्स। मतलब क्या होता है कि कभी कभार हमें कोई चॉइसेस लेने पड़ते हैं, हमें साइड्स लेनी पड़ती है। हम ग्रे एरिया में नहीं रह सकते, हमें या तो इस तरफ रहना पड़ेगा या फिर उस तरफ, हमें चूज करना पड़ता है। तो मतलब कैसे होता है कि कभी लाइफ में हमें आगे बढ़ना होता है, जैसे आप फैमिलीज में वगैरह देखते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है या फिर कि क्या करें हम, कि एक मिलकर एक डिसीजन लेना होता है, तभी एक फादरली फिगर जो होता है ना, वो फर्मली पूरी फैमिली के पीछे खड़ा रहता है कि आप आगे बढ़ो, या फिर आप ये चॉइस, हम ये चॉइस ले लेते हैं और हम इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फर्म चॉइसेस लेने का जो, या फिर फर्म स्टैंड्स लेने का जो एस्पेक्ट आता है, क्वालिटी जो आती है, वो हमेशा फादरली फिगर से आती है। तो हर एक की ज़िंदगी में ऐसे चॉइसेस आते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, कि हमारे वैल्यूज़ क्या है, हम किस राह पर चलेंगे, तो उसके ऊपर हम फर्म रहेंगे या नहीं। तो ये चॉइसेस लेने में हमें ये मैस्कुलिन एनर्जीज काम आती हैं। और इसी का आगे का एक्सटेंशन ले तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आती है, और उसमें भी खास करके टफ चॉइसेस, मतलब छोटे मोटे डिसीजंस तो ठीक है, लेकिन कभी कभार लाइफ में कोई बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके लाइफ में आती है, तो वो बड़े डिसीजंस जब भी आपको लेने होते हैं, तो उनमें हम कितनी आसानी से वो डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर उन चैलेंजेस को हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं, ये हमारे मैस्कुलिन एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वहाँ पे लॉजिक से अगर आपका इमोशंस मिक्स हो जाए, तो आप एक ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके एक टफ डिसीजन ले सकते हो, और तो और उसके ऊपर आगे भी बढ़ सकते हो। अदरवाइज टफ डिसीजंस लेना, टफ चैलेंजेस में, टफ सिचुएशंस में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर मैस्कुलिन एनर्जीज में इम्बैलेंस हो तो, या फिर आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो उसमें, वो भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि फादरली एनर्जीज जो होता है, या फिर मैस्कुलिन एनर्जीज हम डिफाइन करता है हमारी सेल्फ इमेज को। मतलब क्या है कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कि हमारे पॉजिटिव्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, कि मैं कौन हूँ। ये जो खुद के बारे में हम अपनी जो सेल्फ इमेज रखते हैं, इसको डिफाइन करता है फादरली एनर्जीज। इसमें फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इसमें आपका सेल्फ वर्थ भी आता है, कि आप अपने आप को किस लायक समझते हो ज़िंदगी में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ पे हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही अहम चीज़ डिपेंडेंट होती है, और वो है हमारे फाइनेंसेस। अगर हमारी सेल्फ वर्थ ठीक से डिफाइन ना हो, क्योंकि फादरली एनर्जीज या मेल प्रोग्रामिंग में इम्बैलेंस है, अगर उसकी वजह से हमारी सेल्फ वर्थ या सेल्फ इमेज अगर अफेक्टेड है, तो आगे जाके ऐसे लोगों को फाइनेंशियल चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं। हायर चांसेस है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, या तो आप जितना डिजर्व करते हो उतना कमा नहीं पाते हो, या फिर अगर कमा लेते हो तो उसको टिका नहीं पाते हो। तो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। नेक्स्ट आता है एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं, तो एक लॉजिक और इमोशन, मतलब लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का मिक्सचर बना के हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है।
उसमें कहीं साइड्स लेनी पड़ती है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, उसके ऊपर लॉजिकली और इमोशनली, इंट्यूटिवली सब एंगल से सोचना पड़ता है और तब जाके आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ निकाल सकते हो। तो मतलब लॉजिक और क्रिएटिविटी दोनों का ब्लेंड करना पड़ता है। तो उसमें जैसे फेमिनाइन एनर्जीज़ वो क्रिएटिविटी लेके आती है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ उसमें लॉजिक भी लेके आती है। बिकॉज़ अगर वो लॉजिकल बाउंड्रीज़ ना रहे तो क्रिएटिविटी को कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, वो आपको कहीं पे भी घुमा सकती है फिर। तो इन दोनों को मिलाकर एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल सिक्योरिटी और इमोशनल रेगुलेशन। मतलब क्या है कि यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी, अगर अभी फेमिनाइन एनर्जीज जो होती है ना, जो मदर से आती है, वो आपकी इमोशंस को डिफाइन कर दें। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए आपको मैस्कुलिन एनर्जीज की ज़रूरत होती है। तो अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज अगर इम्बैलेंस्ड हो, तो या तो ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इसको कंट्रोल करेंगे या ज़रूरत से कम करेंगे। तो मतलब क्या है कि आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल प्रॉपर नहीं रहेगा। और वो ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। वो एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो ऐसा व्यक्ति एकदम ही इमोशनलेस बन जाएगा। तो क्रिएटिविटी अफ़ेक्ट हो सकती है, इमोशंस उसको रहेंगे ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि इमोशनलेस रहेगा तो कितना रिजिडिटी उस इंसान में आ सकते हैं। लेकिन अपोज़िट साइड पे ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन रहेगा तो वो इंसान सेंसिटिव बन सकता है और ईज़िली इमोशंस में बह जाएगा। तो जब आपकी लाइफ में फादर की प्रेजेंस अच्छे से होती है, पॉजिटिव प्रेजेंस होती है ना, तो ऐसे बच्चे आगे जाकर इमोशंस को रेगुलेट करना आसानी से सीख जाते हैं कि उन्हें समझ में आना कि उनके इमोशंस को उनको कैसे काबू करना है। तो ऐसे लोगों को ये अच्छे से आ जाता है जिनके लाइफ में फादर की पॉजिटिव प्रेजेंस रही हो। नेक्स्ट आता है को पेरेंटिंग। मतलब कैसा है कि जब मदर के साथ साथ फादर भी अच्छे से इन्वॉल्व हो बच्चों की देखभाल करने में, तो एक सेफ और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चों की डेवलपमेंट जो होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। तो इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब जगह, सब एंगल से, सब पर्सपेक्टिव से उनकी ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। मतलब ऐसे बच्चे जिनके लाइफ में पॉजिटिव प्रेजेंस होती है फादर की, तो वैसे बच्चे आगे जाकर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से बना सकते, मतलब जो उनके कलीग्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके सोशल रिलेशनशिप्स ये काफ़ी अच्छी होती है, बैलेंस होती है। उनको हेल्दी बाउंड्रीज मालूम होती है कि कहाँ से कैसे किन लोगों के साथ उनको संबंध बनाने हैं और कितने हद तक वो रखने हैं, ये सब उनको अच्छे से आ जाता है। और और एक फ़ायदा जो होता है वो होता है इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। तो मतलब क्या है कि ऐसे बच्चों को जो जिनको फादर और मदर दोनों की अच्छी पॉजिटिव प्रेजेंस मिली है, को पेरेंटिंग अच्छे से हुआ है, उनको हायर चांसेस है कि वो मेंटल हेल्थ से काफ़ी दूर रहेंगे। तो मतलब ऐसे चैलेंजेस जो है ना, उनको इमोशंस, उनके थॉट पैटर्न्स हैंडल करना उनको बड़ी आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि जब भी हम फादर की एब्सेंस की बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें। एक एब्सेंट फादर मतलब क्या? तो एब्सेंट फादर में अलग-अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब भी मतलब सबसे पहले उसमें आ सकता है कि सेपरेशन बाय डेथ। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर कम उम्र में अगर किसी के फादर की डेथ हो जाए, तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन किसी की जीवन मृत्यु के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इस चीज़ को हम डेफ़िनेटली अनफॉर्च्यूनेट ही कहेंगे, उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो रिप्लेसमेंट वाली बात आती है, मतलब फिर फादर का रोल किसी और को प्ले करना पड़ेगा। मतलब या तो कोई बड़े बुज़ुर्ग रहेंगे, मेल फिगर्स, या फिर कोई और मेल फैमिली मेंबर, वो ये ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, या फिर मदर को ही ये करना पड़ेगा, लेकिन उसमें लिमिटेशन होगा। तो सेपरेशन बाय डेथ, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पे एब्सेंट फादर की सिनेरियो खड़ी होती है। अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मदर मतलब अगर कम एज में अगर ये हो गया हो तो शायद सेकंड मैरिज करे, तो फिर वो फादर के प्रेजेंस आने के चांसेस है, प्रोवाइडेड वो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मदर सेकंड मैरिज ना करे,
तो फिर हम उसे एब्सेंट फादर के केस में कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पैरेंटल डिवोर्स की वजह से। तो मतलब क्या है कि अगर कम उम्र में पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाए, मतलब बच्चों की कम उम्र में अगर उनके पेरेंट्स सेपरेट हो जाए बिकॉज ऑफ डिवोर्स, उनकी शादी आगे बढ़ नहीं पाई। अभी डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिवोर्स, मतलब डिवोर्स कितना नेगेटिवली हुआ है, कितने झगड़े हुए, ये सब चीज़ें तो अलग ही टॉपिक है पूरा। लेकिन डिवोर्स की वजह से अगर सेपरेशन हुआ है तो ये थोड़ा-सा अलग केस है, मतलब डेथ, सेपरेशन बाय डेथ से थोड़ा-सा अलग केस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को मालूम है फादर है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ द रूल्स, लॉज़ की वजह से वो फादर को मिल नहीं पाते। तो यहाँ पे होते हुए भी फादर की एब्सेंस हो जाती है और ये ज़्यादा दुखदायक हो सकता है। सेपरेशन बाय डेथ में कम से कम उनको एक एक्सेप्टेंस आने तक की देर है, मतलब एक बार वो एक्सेप्ट कर ले इस फैक्ट को, तो शायद उसके हिसाब से वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग ही केस हो जाता है। अगेन फिर वो सेकंड मैरिज वगैरह का एस्पेक्ट तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तीसरा आता है फादर बीइंग अवे फ्रॉम होम। मतलब क्या है कि किसी काम की वजह से, मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके प्रोफेशनल ड्यूटीज जो होती है, वो एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे उन्हें घर से दूर रहना पड़ता है महीनों महीनों तक, या फिर 3-4 महीने में एक बार आते हैं 2-4 दिन के लिए। मतलब काफ़ी कम टाइम मिलता है उन्हें अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो ऐसे प्रोफेशन में होते हैं। या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो शायद अच्छी ना होने के कारण शायद वो डबल टाइम कर रहे हैं, या फिर ओवर टाइम कर रहे हैं, या फिर 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 2 साइड बिज़नेसेस कर रहे हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम में ही बिज़ी रहते हैं और फैमिली को उतना टाइम दे नहीं पाते। तो मतलब क्या है कि वो चाहते हैं अपना टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, लेकिन मजबूरन कर नहीं पाते। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन है, कंसिडरेशन है, एक एब्सेंट फादर की। लास्ट हो सकता है कि इमोशनली अनअवेलेबल फादर। मतलब क्या है कि फादर वैसे तो रहते हैं घर पे, लेकिन इंटरैक्शन नहीं होता, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली इमोशनली वो कहीं और है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उन्हें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो सकते हैं। वैसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से बच्चों के लिए वो अवेलेबल नहीं है, कि उन्हें अगर बात करनी है तो फादर से बात नहीं कर पाते, क्योंकि फादर बिजी है किसी ना किसी चीज़ में, वो अपनी दुनिया में है, घर पे है लेकिन अवेलेबल नहीं है। वो इमोशनली इनसेंसिटिव हो सकते हैं, डिसिप्लिन लविंग हो सकते हैं, या फिर वो कंपैशन उनको मालूम नहीं है क्या होता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इमोशनली अनअवेलेबल है। तो एब्सेंस ऑफ फादर, इसकी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। अभी ओवरऑल ब्रॉडली अगर हम बात करें तो सिमिलर इम्पैक्ट होगा बच्चों के ऊपर, लेकिन थोड़ा जेंडर स्पेसिफिक अगर बात करें तो बेटों के ऊपर और बेटियों के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होंगे, थोड़े से फर्क पड़ेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए, एक बेटा अगर है वो खुद एक मैस्कुलिन एनर्जी का प्रतीक है, और एक बेटी है वो खुद एक फेमिनाइन एनर्जी का प्रतीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी विद मैस्कुलिन एनर्जी और मैस्कुलिन विद फेमिनाइन एनर्जी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इन दोनों को फादर की तरफ से आने वाली मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो अलग-अलग तरह से उनके लाइफ में रोल प्ले करेगी, लेकिन दोनों के लिए ज़रूरत होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि बेटों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी और रोल मॉडलिंग के ऊपर उनका इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब कैसा होता है कि मैस्कुलिनिटी का रोल मॉडलिंग जो होता है, मतलब एक मैस्कुलिनिटी क्या होती है, या फिर मेल्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, ओवरऑल इस दुनिया में। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना एक बेटे के लिए, वो उसका पिता होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर से ही सीखता है कि एक मैस्कुलिन नेचर कैसा होता है, मेल प्रोग्रामिंग कैसा होता है, मेल बिहेवियर कैसा होता है। फिर बाकी के सारे इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन मेन लर्निंग जो होता है वो फादर, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट शुरुआत, बचपन से शुरुआत उधर से होती है। तो वही अगर मिसिंग है या फिर अफेक्टेड है, पॉजिटिव नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट उनके रोल मॉडलिंग पे होने वाला है।
उनके आइडेंटिटी के ऊपर होने वाला आइडेंटिटी एज अ मैस्कुलिन पर्सन। तो मतलब क्या है कि उनमें फिर कन्फ्यूजन रहेगा कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, एग्जैक्टली उनको रेफरेंस ही नहीं है उनके पास, जो बेसिक रेफरेंस है वो ही नहीं है। फिर बाहर की दुनिया में एक मेल ऐसा बोलता है, एक मेल ऐसा है, बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनको सही और गलत का फर्क नहीं समझ में आता। तो इसलिए क्या होता है कि डिफिकल्टी हो सकती है उनको हेल्दी स्टैंडर्ड्स सेट करने में, कि सही क्या है वो डिफाइन करने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिवली एग्रेशन हो सकता है उनमें, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एडवेंचरिज्म हो सकता है उसमें, तो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेंगे लाइफ में ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे। इमोशनल कंट्रोल रखना मुश्किल होगा। देखो आगे पहले के जो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए, तो उसमें अगर हम बात करें तो इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि मैस्कुलिन एनर्जीज अगर कम हो जाए तो फेमिनाइन एनर्जी जो इमोशंस ज़्यादा हावी हो सकते हैं। तो इमोशंस में फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इमोशंस आ सकते हैं। तो नेगेटिव में एंगर आ सकता है, फियर आ सकता है, जिसकी वजह से एग्रेशन आ सकता है, हेट्रेड आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, या फिर डर हो सकता है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स भी उसमें आ सकते हैं। तो मतलब एक्शन टेकिंग एबिलिटीज अफेक्ट हो गई, बस सोचते रहते, एक्शन नहीं ले पाते, अपने प्लान्स तो बहुत है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या फिर सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती उनको। तो ये सब प्रॉब्लम्स उनमें आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल इश्यूज। मतलब कैसा है कि बिहेवियरल इश्यूज के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज ऐसी हुई है, सर्वेज वगैरह, जो बताते हैं कि ऐसे घरों में जहाँ पे एब्सेंट फादर्स रहे, स्पेशली बेटों की तरफ से अगर हम बात करें, तो ऐसे लड़के हायर चांसेस है कि या तो वो बहुत बड़ी गलतियां करते रहे जिंदगी में, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स में, मतलब गलत चॉइसेस, गलत चीज़ों में पड़ना, गलत आदतें लगाना, या फिर कोई भी अनैतिक या अनएथिकल इलीगल काम की तरफ बढ़ना, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं गलतियाँ करने में, क्योंकि उनको सही गलत का वो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सेंस होता है ना, वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो चुका है। तो इमोशंस में, नेगेटिव इमोशंस में वो इन चीज़ों में पड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये प्रॉब्लम उन्हें आ सकता है। फिर उसमें या तो वो ज़्यादा लॉजिकल हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, मतलब एकदम ही रिजिड इमोशनलेस, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाए, और दोनों ही अच्छी बातें नहीं होंगी। उनके काम में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, बहुत रिजिड है, उनको जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ उन्हें बहुत गुस्सा आता है। या फिर पूरा ऑपोज़िट, मतलब पूरे मेसी है, मतलब पूरा मेस बना के रखा है। कौन-सी चीज़ कहाँ पे बिल्कुल भी ऑर्गनाइज़ नहीं होती। जब टफ डिसीजंस की बात आती है तो ऐसा हो सकता है कि या तो वो जल्दबाजी में डिसीजंस ले ले, जो टफ डिसीजंस है, बिना सोचे समझे फटाफट डिसीजंस ले ले, जो नुकसानदायक हो सकता है उनके लिए, या फिर डिसीजन लेने में इतना वक्त ज़ाया करे कि सही वक्त उनके हाथ से निकल जाए, बहुत देर हो जाए। वैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनका अफेक्ट होगा। फिर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ना, वो भी अफेक्ट होने के चांसेस है। ऑब्जर्वेशंस ये है कि जब भी एब्सेंट फादर होता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में जो लड़के होते हैं वो जनरली अपने स्टडीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। वो लॉजिकल रीजनिंग, वो लॉजिकल माइंड उनका फोकस्ड और कंसंट्रेशन नहीं ला पाता, ताकि वो अपने गोल्स अचीव करे, जो एकेडमिक गोल्स है वो अचीव कर पाए। क्योंकि एक इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, और एक सपोर्ट फैक्टर जो होता है ना, वो उन्हें मिल नहीं पाता। अगर जो एक फादरली फिगर, जो एक सपोर्टिंग फैक्टर जो होता है ना, वो उनको मिल नहीं पाता है। तो इसलिए एकेडमिकली भी उनके थोड़े से परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बेटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो सबसे पहले आता है उसमें रिलेशनशिप पैटर्न्स। तो अभी क्या होता है कि फादर की वजह से अभी यहाँ पे भी एक तरह से रोल मॉडलिंग होता है अबाउट मेल्स इन द सोसाइटी, कि इस दुनिया में मेल्स कैसे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेल अगर आफ्टर फादर अगर हम बात करें, तो फादर के बाद जो एक लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेल होता है, वो होता है उसका पार्टनर। फिर
उसका मॉडलिंग जो होता है ना, वो उसका रेफ़रेंस पॉइंट अपने फ़ादर में ही देखती है। और अगर वहीं पे अगर चीज़ें मिसिंग है, तो वो उन्हें रेफ़रेंस पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर क्या होगा? ट्रस्ट इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाने में दिक्कत आ सकती है। या तो वो बिल्कुल नहीं बनाएँगी या फिर गलत इंसान के साथ बना बैठेंगी, और ये दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। तो ऐसे ही जनरली ऐसी लड़कियों में आप देखोगे तो शादी होने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, मतलब या तो देर होती है या फिर गलत पार्टनर्स चूज़ करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर कोई अच्छा पार्टनर भी मिले तो उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। वो इमोशनल सिक्योरिटी और डेफिनिशन ही क्लियर नहीं होती। तो उन्हें वैलिडेशन चाहिए रहती है हमेशा मेल फिगर से। तो मतलब क्या है कि हमेशा हर चीज़ में वो वैलिडेशन ढूँढेंगे कि मैं सही कर रही है या नहीं कर रही। कन्फर्मेशन चाहिए रहता है, वो कन्फर्मेशन बायस आ सकता है। जो मेल कलीग्स होते हैं, जैसे बॉसेस हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो या फिर जो पीयर्स हो सकते हैं, उनके साथ डील करने में उन्हें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ है, कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि मेल प्रोग्रामिंग अगेन अफेक्टेड है, तो कॉन्फिडेंस भी अफेक्टेड हो सकता है। इसका ऑपोजिट साइड में ये भी हो सकता है कि एकदम ज़रूरत से ज़्यादा ही वो मेल्स के करीब हो जाए। तो वहाँ पे अगेन नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो यूटिलाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, कि बाकी जो मेल्स हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी लड़कियों को यूज़ कर सकते हैं, जो गलत हो सकता है उनके साथ। नेक्स्ट होता है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ बॉडी इमेज। तो उनका सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान जो होता है ना, वो भी कहीं न कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज़ की वज़ह से आता है, और हर एक के लिए एप्लीकेबल है। तो वो अपने आप की सेल्फ वर्थ, अपनी खुद की सेल्फ इमेज और उसके हिसाब से अपनी सेल्फ फिजिकल बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम दोनों को डिफाइन करती है। तो क्या होता है कि अगर फादर एब्सेंट रहेंगे ना, तो उनकी सेल्फ वर्थ जो होती है ना, वो काफ़ी लो हो जाती है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाता है। तो सेल्फ वर्थ अगर लो हो, तो ऐसे केस में जैसे मैंने पहले भी कहा, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को और यहाँ पे लड़कियों को आगे जाके फाइनेंशियल इश्यूज होने के चांसेस हैं। मतलब करियर में प्रोग्रेशन लेके आना, अच्छा जॉब मिलना, या फिर जो अवेलेबल जॉब है, जो जॉब में है उसमें आगे प्रोग्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर अगर वो बिज़नेस है तो उसमें स्ट्रगल करते हैं। फ्रीलांसिंग जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफ़ेशन वो सिलेक्ट कर दें, मतलब काबिलियत होने के बावजूद वो आगे बढ़ नहीं पाते। क्योंकि कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ दोनों की मतलब दोनों एक तरह से इम्बैलेंस है। नेक्स्ट उनमें भी ये इमोशनल रेगुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देख अभी वुमेन है तो मतलब कैसा है कि महिलाओं का अगर हम देखें तो फेमिनिन एनर्जीज बाय डिफ़ॉल्ट इमोशंस को डिफाइन करती है। तो अभी अगर फेमिनाइन एनर्जीज है, क्योंकि मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया रहेगा उन्होंने, तो वहाँ से फेमिनाइन एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैस्कुलिन एनर्जीज मिसिंग है या कम है। तो एक इमोशनल मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फेमिनाइन एनर्जीज बहुत बढ़ जाती है, तो इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता। तो जो एक लॉजिकल कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस के ऊपर, वो मिसिंग हो जाता है। तो ऐसे केसेस में उनको इमोशनल हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। इमोशनल रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं रख पाते अपने इमोशंस, ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, या फिर एकदम ही ऑपोजिट रिजिड हो सकते हैं। जनरली लड़कियों के मामले में रिजिडिटी होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर वो इमोशनल एनर्जीज है। तो रिजिड एकदम ही इमोशनलेस बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत कम चांसेस है। हायर चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाएँ। उन्हें ईज़िली गुस्सा आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा डर हो सकता है उनमें, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकते हैं, ओवरथिंकिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं। वैसे और फिर उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, वो सब उन्हें मतलब ईज़िली होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी ये सब जो मैंने कहा ना, तो ये ब्रॉडर या एक जनरल इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, वो इंडिविजुअली केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं। मतलब उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनका सोसाइटी मतलब सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उनका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, वो उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लड़का या लड़की, तो उसका इफ़ेक्ट होना, वो कौन-सा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, उसका इफ़ेक्ट होना। और इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो ऑकल्ट साइड की तरफ से,
तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरफ से भी उनके ऊपर किन चीज़ों का इफ़ेक्ट है, किन नंबर्स या किन ग्रहों का इफ़ेक्ट है। अभी आप माने या ना माने, इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। मतलब हम बिलीव करें या ना करें, इससे फ़र्क तो डेफ़िनेटली पड़ता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन अगर हम कंसिडर करें, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या अफ़ेक्ट हो सकता है एक एब्सेंट फादर का, वो डिफाइन होता है। तो ये एग्ज़ैक्टली हम केस टू केस बेसिस का एनालिसिस करके ही बोल सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली ये चीज़ें जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन में आती है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, लो सेल्फ वर्थ हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ब्रॉडली पॉसिबल होती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि ये टॉपिक वैसे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करने जैसा है, तो हम आगे के वीडियोज़ में इनके ऊपर और बात करेंगे। तो जो अलग-अलग टाइप के एब्सेंस है फादर के, मतलब सेपरेशन बाय डेथ, डिवोर्स वगैरह, तो हर एक केस को इंडिविजुअली हम देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। हम देखेंगे कि हर एक सिचुएशन में कैसे इम्पैक्ट हो सकता है बेटों के ऊपर, बेटी के ऊपर, उसका मीनिंग क्या हो सकता है और क्या-क्या अलग-अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें। फिर हम देखेंगे कि एक फादर प्रेज़ेंट तो है लेकिन नेगेटिव प्रेज़ेंस है। मतलब जैसा चाहिए पॉज़िटिव प्रेज़ेंस नहीं है। वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं प्ले कर रहा है या फिर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, लेकिन उल्टा नुकसान ज़्यादा कर रहा है। तो वो भी सिचुएशंस हम कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मदर के बारे में कि मदर एब्सेंस कैसे होता है, पॉज़िटिव या नेगेटिव प्रेज़ेंस ऑफ मदर कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये हम आगे के वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं या फिर आप इस वीडियो के साथ कैसे रेजोनेट करते हो, तो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।